सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करने। हालांकि इस बार शेखर हमें ज्यादातर सवाल इजराइल और पैलेस्टीन से सारे के सारे उसी से आएंगे, क्योंकि देखिए पहली बार है जो हमारा कटक लेटर भी होता है उसके आज मैं 1329वां एपिसोड रिकॉर्ड करके आया हूँ। 1329 1329वां ये पहली बार हुआ है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 5 दिन। मुझे लगता है हो सकता है कि कभी कोविड के दिनों में ऐसा हुआ हो, पर उसमें भी कुछ ना कुछ और भी होता था, लेकिन ये 5 दिन एक ही सब्जेक्ट है। और इसमें उसके और भी बताता हूँ कि 5 दिन इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर ही हुआ है जी। और आज का जो नेशनल इंटरेस्ट लिखा है वो भी इसी के ऊपर लिखा है जी। तो ये इतनी बड़ी एक घटना है जिससे कि सारे दुनिया की हेडलाइंस हिली हुई हैं और इसका भारत पे भी बहुत असर है। इसलिए यही मुझे कोई ताजुब नहीं है इस बात के ऊपर कि सवाल ज़्यादातर या करीब सारे के सारे इसी के ऊपर हैं। बिल्कुल, और मैं भी काफ़ी तैयारी करके आया हूँ। इनफैक्ट शेखर के जो भी CTCs और NI भी हैं इस पर, उन सबके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप वो भी देख पाएँ। चलिए शेखर, सबसे पहला सवाल आ रहा है आदित्य का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इजराइल युद्ध दो देशों के युद्ध के बजाय मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम समुदाय के बीच की लड़ाई में क्यों तब्दील हो गया है? पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं इस युद्ध का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है? क्या इसका प्रभाव रूस यूक्रेन युद्ध जैसा ही होगा जहां हमें एनर्जी प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिल सकती है? देखिए, पहली बात यह है कि अभी सारा मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया में नहीं हुआ है, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी बहुत देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ लड़ाई ना हो, और कुछ देश तो ऐसे में जैसे UAE आप देखिए जो दुबई अबू धाबी वाला देश है, उन्होंने तो बल्कि इसको कंडेम भी किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि फिलिस्तीन के मामले का समझौता होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, वो सब कहा है। तो मुसलमान देशों में भी सब नहीं चाहते हैं कि लड़ाई ऐसी हो, वो भी सब बटे हुए हैं और सबका जो अपने निहित स्वार्थ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, उसी से आगे चल रहे हैं जी। दूसरी बात देखिए, इस लड़ाई में बड़ी बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अमेरिका कभी इजराइल को लेट डाउन नहीं करेगा। तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन वहाँ पे आ गए, अमेरिका से हथियार गोला बारूद आना शुरू हो गया। उससे एक फ़र्क पड़ेगा यूक्रेन की लड़ाई में, अगर ये लंबी चली कि यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा गोला बारूद की रोज़ ज़रूरत होती है, खास करके स्मार्ट एम्यूनिशंस की जी। जो अगर आप आर्टिलरी से फायर कर रहे हैं लॉन्ग रेंज से, तो आपको पता है कि यहीं जाके गिरे, आसपास नुकसान ना हो। इजराइल को भी उसकी ज़रूरत है, तो हो सकता है कि यूक्रेन में उस सप्लाई से फ़र्क पड़े, लेकिन लगता नहीं कि इजराइल में सिर्फ गाज़ा में अगर सीमित रहा तो इतनी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर भगवान ना करे ये शुरू हो जाए सीरिया की तरफ या लेबनान की तरफ, तो ये मामला पेचीदा हो सकता है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। जहाँ तक एनर्जी के दाम की बात है, देखिए जब भी कुछ मध्य पूर्व में होता है उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन एनर्जी हमारे यहाँ कौन कंट्रोल करता है अभी मध्य पूर्व में? ये सऊदी अरेबिया करता है, और फिर कुछ हद तक कतर, बहरीन, UAE ये सब करते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान का भी उसमें इतना वजूद नहीं है, क्योंकि ईरान सैंक्शन देश है जी। वो कुछ ऑयल एक्सपोर्ट करता है उन देशों को जो सैंक्शंस की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो सैंक्शन देश है। तो अभी ये सोचना कि इससे एकदम ऑयल प्राइसेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो एकदम हम सबको याद आता है 1973 वो ओपेक ने इकट्ठे होकर बोला कि अरे इन्होंने इजराइल की मदद करी, अब हम कार्टलाइज करते हैं और हम सप्लाई बंद कर देते हैं, तो ऑयल प्राइस शॉक हुआ था जी। तो अभी ऐसा शॉक होने का मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा इम्कान है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता रहता है, और वैसे भी काफ़ी समय से कुछ समय से क्रूड के कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल अमृतपाल सिंह का हमारे मेंबर है। पूछ रहे कि क्या इजराइल के वॉर क्राइम के लिए वेस्ट का समर्थन रूस के खिलाफ वेस्ट के केस को और कमज़ोर नहीं करेगा? बोल रहे हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए रूस और इजराइल को UN, ICC आदि द्वारा समान रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए या उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए? वो बोल रही है फरवरी 2022 से वेस्ट द्वारा लागू किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उचित सम्मान कहाँ है? देखिए,
गाज़ा में जाना कोई दूसरे देश में जाने की बात अभी नहीं है टेक्निकली। अगर वो इजिप्ट में जाएं या सीरिया में जाएं या लेबनान में जाएं तब दूसरे देश में जाने की बात है। गाज़ा में जाना, क्योंकि गाज़ा और जो वेस्ट बैंक है, जो इज़राइल में, ये अलग तरह के टेरिटरीज़ हैं, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं, अभी वो देश नहीं बने हैं। एक डिमांड है और जो समझौता हुआ था जिसको हम ऑस्लो अकॉर्ड्स कहते हैं, 1993 में हुए थे नॉर्वे में, उसमें कहा गया था कि एक दिन 2 स्टेट सोल्यूशन होगा जिसे कहते हैं, और एक फ़िलिस्तीनी स्टेट कंट्री अलग से बनेगा, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। कुछ उस तरफ जा रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू ने तो आके मामला उल्टा कर दिया है। वो करें 1 स्टेट ही होगी, 2 स्टेट होंगी नहीं, तो वो अभी दूसरा देश नहीं है। लेकिन देखिए, इज़राइल के आसपास काफ़ी मैस होती है, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ क्या है, कौन उल्लंघन कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, दुनिया के सारी की सारी प्रॉक्सी वॉर्स लगता है यहीं पे हो रही हैं। मतलब सारी की सारी वो ताकतें जो प्रॉक्सी वॉर्स कहीं भी करती हैं वो यहाँ पे हैं। तो इस पेचीदा मामले में एकदम ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ वही लगाइए जो कि रूस में लगा रहे हैं, वो मुश्किल है, क्योंकि इसमें इज़राइल के ऊपर एक बहुत भारी आतंकी हमला भी हुआ है। तो जब ऐसा आतंकी हमला होता है तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है, आपको आत्मरक्षा का भी हक है, तो वो भी एक्सरसाइज एक देश कर सकता है। अगला सवाल जयप्रकाश पाटिल का है। बोल रहे, हल्का लंबा सवाल है, बोल रहे हमास ने किए हुए हमले के पीछे क्या आपको ईरान की साजिश नज़र आ रही है? बोल रहे अमेरिका की पहल से गल्फ़ में इजराइल और सऊदी के संबंध में सुधार, या फिर ऐसे कहें कि बढ़ती नज़दीकियों से ईरान परेशान लग रहा था इसलिए ये हमला करवाया गया हो सकता है, ताकि इजराइल इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन जवाबी कार्रवाई करे गाज़ा स्ट्रिप में कि सऊदी और या यूएई को इजराइल के साथ खड़ा दिखने में दिक्कत हो जाए। वो बोल रहे हैं आपको क्या लगता है कि यूक्रेन रशिया युद्ध की तरह ये भी बड़ी देर तक चलने वाला है? वो बोल रहे हैं कि भारत पर इस युद्ध से क्या असर पड़ सकता है, और आपको क्या लगता है कि भारत ने आगे आकर इजराइल की सैन्य रूप से मदद करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल ने हमारी हर युद्ध में साथ दिया है, बोले 1971 और कारगिल में, सबको पता है। देखिए, पहली बात तो आपने जो दूसरी थ्योरी बताई है वो काफ़ी हद तक दुनिया में मानी जा रही है कि ईरान को बहुत इस बात से बेचैनी थी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल का समझौता हो रहा है, और सऊदी अरेबिया अगर मान्यता दे दे इजराइल को तो इस्लामिक दुनिया में ईरान एक तरफ अलग पड़ जाएगा। और क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन ऑलरेडी अमेरिका के पश्चिमी देशों के एलाइज हैं, तो उससे फिर एक पूरा अलायंस हो जाएगा, और ये अमेरिका का भी सारी मिडिल ईस्ट में एक बहुत भारी पांव जम जाएंगे। वो ईरान के पक्ष में बात नहीं है। तो ईरान को ये सूट करता है कि सैबोटाज हो कि हमास ये करे, उसके बाद जैसे आपके कह रहे हैं इजराइल उसको भारी भरकम उसका रिस्पांस करे, क्योंकि इजराइल गुस्से में भी है, ह्यूमिलेशन भी है उनकी, और उससे फिर ऐसा माहौल ख़राब हो कि इतने मुसलमान बच्चे, महिलाएं, सिविलियन सब मरेंगे, तो सऊदी अरेबिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बल्कि जो यूएई ने इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए और बहरीन ने बनाए, उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। ये बात हो सकती है आपकी, ये बिल्कुल एक थ्योरी है, और ये मुझे लॉजिकल थ्योरी भी लगती है। इन चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं होता, सबूत नहीं होता, लेकिन ये लॉजिकल थ्योरी लग रही है, रीज़नेबल लग रही है। जहाँ तक बात है कि ईरान इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, उसके अंदर बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं और अलग अलग व्यूज़ हैं। जैसे इजराइल की इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान इन्वॉल्व है, उन्होंने ये प्लान किया था, और उन्होंने कहा, जो इजराइल के जो यूएन में एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि ईरान के जो ऑफिसर्स हैं फ़ौज के, इंटेलिजेंस के, उनकी मीटिंग हुई है जो फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स हैं उनके साथ सीरिया में और लेबनान में। तो उन्होंने यही प्लान किया होगा, और क्या किया होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव बड़ी स्टोरी करी है जिसमें उन्होंने भी यही कहा है। लेकिन आप देखें कि अमेरिकन सरकार और CIA की तरफ से जो अमेरिकन अखबारों में खबरें आ रही हैं उनमें कहा गया कि वो भी कन्विंस्ड नहीं है, उनको ऐसा सबूत नहीं मिला है कि ये ईरान ने किया है। तो ये बात अभी चलती रहेगी, कोई बताता तो है नहीं कि हमने ये किया है, लेकिन अगर आप उसकी राजनीति समझें, उसकी पॉलिटिक्स समझें, तो जिस देश को इस बात में दिलचस्पी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, या जिस देश का स्टेक हो सकता है, वो ईरान है। तो मैंने कहा आपको पहले भी कि इसमें कई प्रॉक्सी वॉर हो रही हैं। तो ये ईरान और इजराइल की प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है, कभी हिजबुल्लाह के थ्रू होती है, कभी हमास के थ्रू होती है।
ऐसे ही अगर आप सीरिया में जाएं तो सीरिया में भी एक प्रॉक्सी वॉर चलती है, क्योंकि वहाँ ईरान चला गया, क्योंकि सीरिया के जो डिक्टेटर थे बशार अल असद, जब अरब स्प्रिंग आया उनको खतरा हुआ और उनकी कुछ सेना टूट गई जी। उनकी सेना तो एक समय 90% सुन्नी थी, लेकिन 2/3 से ऊपर अभी भी सुन्नी थी, वो टूट गई। वो खुद सुन्नी नहीं है, वो अलावाइट है, एक छोटा सा सेक्ट है, शिया के नज़दीकी मानते हैं। तो क्योंकि उनको ईरान चाहता था कि बचाए, तो ईरान ने उनकी मदद के लिए जो हिजबुल्लाह के लोग थे लेबनान से, उनको बुला लिया उनकी मदद के लिए। अब ईरान का उसमें इंटरेस्ट क्या था? ईरान का इंटरेस्ट ये था कि अगर मुझे हिजबुल्लाह को सप्लाई करते रहना है तो उनको मैं बड़ी भारी तादाद में सामग्री, गोला बारूद कहाँ से लेके जाऊँगा? ये मैं कहीं ऊपर हवाई जहाज़ से तो फेंक नहीं सकता। तो सीरिया में मैं शिप से ला सकता हूँ, पानी के जहाज़ से ला सकता हूँ, क्योंकि सीरिया का कोस्ट है मेडिटेरेनियन सी के साथ, वहाँ से ला सकता हूँ। और वहाँ से हम ट्रक में कॉन्वॉयज़ लेके और सीरिया के थ्रू, क्योंकि सीरिया का तो लंबा लैंड बॉर्डर है लेबनान में, और वहीं लैंड बॉर्डर है जहाँ पे हिजबुल्लाह के लोग हैं, तो वहाँ से हम सीधा अपनी सप्लाईज कर सकते हैं। तो इसके लिए ईरान का वहाँ पे इंटरेस्ट था, तो ईरान वहाँ भी आके बैठा हुआ है। तो ये सारा यही पेचीदा मामला है। और जहाँ तक आपने पूछा कि यूक्रेन रशिया की तरह बहुत देर चलने वाला है, उसको तो देखिए अभी 3 महीने 4 महीने में 2 साल हो जाएंगे। तो 2 तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि इजराइल और उसके आसपास तो कुछ ना कुछ युद्ध छोटा मोटा, कम से कम छोटा मोटा और कभी बड़ा होता है, चलता ही रहता है। तो उस हद तक चलता रहेगा या शांति हो जाएगी, इसके बाद फिर से दोबारा लोग सोचेंगे कि अरे भाई हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में नहीं रह सकते, तो कोई तरीका निकालते हैं जी। तो जो फिलिस्तीन है, 2 स्टेट सोल्यूशन है, जिसको भारत भी सपोर्ट करता है, भारत को भी मंजूर है, तो देखते हैं वो जाता है उस डायरेक्शन में कि नहीं। लेकिन नहीं, ये रूस और यूक्रेन की तरह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो मिलिट्री सुपर पावर है। रूस वैसे सुपर पावर ना हो, लेकिन मिलिट्री सुपर पावर अब भी है। एक तरफ वो है, और एक तरफ क्योंकि रूस का भी बहुत भारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसको कि पूरी अमेरिका की और नेटो की सपोर्ट है। तो वो एक अलग तरह की लड़ाई है, और 2 कन्वेंशनल फोर्सेस में लड़ाई है। तो उससे इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। शिखर, अगला सवाल अनुराग जैन का है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि हाइफा बंदरगाह में अदानी के फ्यूचर निवेश पर इजराइल हमास संघर्ष का प्रभाव पड़ सकता है क्या? बोल रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक हाइफा का बंदरगाह है, मुझे लगता नहीं उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बंदरगाह में तो सप्लाई आनी जानी होती है या शिप आने जाने होते हैं। तो अगर सप्लाई ज़्यादा आनी शुरू होंगी इजराइल में, तो बंदरगाह तो ट्रैफिक बढ़ेगा जी। तो मुझे लगता नहीं कि, और इजराइल के अंदर अभी कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी या कोई समस्या नहीं है। ये उनके जो सीमा है गाज़ा की तरफ, वहाँ पर है, तो अभी मुझे लगता नहीं वहाँ फ़र्क पड़ेगा। जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उस पर एक सवालिया चिन्ह अब आता है जी। तो उसमें अब अगर आप सोचें कि इतनी हालत ख़राब हो जाए गाज़ा में कि 10,000 हज़ार लोग मर जाएं, और सऊदी अरेबिया बोले कि अब बिल्कुल हमारे लिए संभव ही नहीं है कि हम इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मल कर पाएँ। देखिए, एक वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिसर्च थी, एक स्टडी थी, सर्वे था सऊदी अरेबिया में, जिसमें इसी साल था, जिसमें 78% 78% लोगों ने कहा एब्राहम अकॉर्ड्स हैं, ये मिडिल ईस्ट के लिए नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। तो उस पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए सऊदी अरेबिया की सरकार जो है, जो उनका रूलिंग ख़ानदान जो है, उसको बहुत प्रेशर वहाँ पे होगा। तो हो सकता है कि IMEC अभी कुछ समय तक स्लो हो, लेकिन अभी भी एकदम तो कुछ बनने वाला वो था नहीं, वो तब तक बनता ही नहीं जब तक कि इजराइल और सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन ना होती। अब दोनों को ये पता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में स्टेक है, क्योंकि दोनों को IMEC से फ़ायदा है, तो वो भी एक इंसेंटिव बन जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये 2, 4, 6 महीने ऐसे रहेगा, उसके बाद फिर से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगला सवाल राधिका घोष का आ रहा है, हमारी मेंबर हैं, पूछ रही है कि हम सुनते रहते हैं कि फ़िलिस्तीन हमास नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन अधिकारी हमास बलों से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? बोल रहे क्या हमास बल फ़िलिस्तीन लोगों को आमतौर पर बुली करते हैं, या क्या वे आसानी से दूसरी ओर देख रहे हैं? अब बोल रहे अगर
अगर आप जानते हैं कि आपके बैकयार्ड में ऐसे लोग हैं जो जाकर उत्पात मचा सकते हैं जिससे आपके लोगों को चोट पहुंचती है, तो क्या आप आंतरिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, आपकी पहली बात ठीक है कि हमास और पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या PLO, ये अलग, फतेह पार्टी, ये सब अलग है। लेकिन जहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो रमाला है, वेस्ट बैंक है, वहाँ पर हमास नहीं है। हमास बिल्कुल गाज़ा सेंट्रिक है, और गाज़ा में भी पहले फतेह के लोग थे, उनका भी काफ़ी वर्चस्व वहाँ पे था। लेकिन 2007 में चुनाव हुआ जो कि हमास जीत गई, उसके बाद हमास ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो ये राइवल पार्टीज़ हैं, क्योंकि हमास का ये कहना है कि आप जो फतेह पार्टी है, PLO है, आपने तो मान लिया कि इजराइल होना चाहिए, आपने तो इजराइल को मान्यता प्राप्त कर दी, रिकग्नाइज कर दिया, हम तो मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं कि इजराइल को बर्बाद करना है। तो उनका आइडियोलॉजिकल झगड़ा भी है, और एक दूसरे के इलाके में वो नहीं है। गाज़ा में सिर्फ हमास है, और वहाँ पे एक और पार्टी है हमास जैसी, वो हमास के साथ ही काम करती है, हमास के छोटी बहन या छोटा भाई कह लीजिए, उसका नाम है PIJ, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। वो भी सिर्फ गाज़ा में ही है, और वो भी इजराइल को नहीं मानती है, वो भी कहते हैं इजराइल को हम कभी मान्यता नहीं देंगे। तो ये लोगों के आपस के झगड़े हैं, लेकिन जहाँ पर एक है वहाँ पर दूसरा नहीं है। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं, शेखर जी, हमास एक टेरर आउटफिट है और जिस तरह से उसने आम लोगों को मारा उसको ख़त्म कर दिया जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या हमास को गाज़ा में समर्थन मिलने का कारण कहीं PLO के शांतिपूर्ण प्रयासों की असफलता नहीं है? वो बोल रहे हैं इसराइल ने अपने देश के अरबों को सेकंड क्लास नागरिक बना दिया है, वो पैलेस्टीनियंस को जब चाहे मार देते हैं, उनके किसी शांतिपूर्ण आंदोलनों को गोली के दम पर माफ़ कीजिएगा कुचल देते हैं, उनके इलाकों को कब्जा कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता उनका। वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है ना? और वो बोल रहे हैं क्या इजराइल लगभग वही नस्लीय हिंसा नहीं कर रहा जो जूस के खिलाफ यूरोप में हुआ और जिसकी अंतिम परिणति हिटलर का गैस चेंबर था? देखिए, काफ़ी हद तक काफ़ी बातें जो आपने कही वो ठीक है, क्योंकि हमास की इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए कि लोगों को लगता है कि PLO कुछ फ़िलिस्तीनियों के लिए ले नहीं पा रही है, कि उनको वायदा मिला था कि एक नई स्टेट मरमी बनेगी, सॉवरेन स्टेट, लेकिन वो हुई नहीं। और जैसे इजराइल की राजनीति बदली है, आजकल के जो नेता हैं, नेतन्याहू काफ़ी समय से रहे हैं, और काफ़ी पार्टियां भी जो है वहाँ पे वो बहुत राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं जी। और वो कहती हैं कि हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ तो सिर्फ जूस ही रहेंगे, और ऐसे ही हमास वाले कहते हैं हमारी पुरानी किताब में सूरा में लिखा हुआ है कि जूस तो सारे समुद्र में डूबेंगे और इजराइल जैसी कोई चीज़ कभी रहेगी नहीं। तो ये उन लोगों ने एक अलग तरह का एक अपनी वॉर शुरू करी हुई है। जहाँ तक आपकी बात है इजराइलियों की ज़्यादती करने की फ़िलिस्तीनियों के साथ, वो बात ठीक है, और क्योंकि एक आइडिया था कि फ़िलिस्तीनियों को भी अपना एक राज्य मिले और वो दोनों फिर आपस में शांतिपूर्वक रहें, उसमें कुछ आर्गुमेंट्स थे कि फ़िलिस्तीनियों के पास सेना हो कि ना हो, वो सब चल रहे थे। लेकिन नेतन्याहू के आने के बाद वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि फ़िलिस्तीनियों का कुछ होना चाहिए। वैसे भी दूसरे इंतफादा के बाद काफ़ी दीवारें वगैरह बना के जो फ़िलिस्तीनियों के इलाके थे वेस्ट बैंक पे, उनको भी एक तरह से सील ऑफ या वॉल ऑफ कर दिया गया था। तो उनका गुस्सा, आपकी बात है, सही है, लेकिन ये सोचना, इसकी तुलना करना यूरोप में जो जूस के साथ हुआ वो थोड़ी अतिशयोक्ति, मतलब एक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि 60 लाख लोग तब मारे गए थे गैस चेम्बर्स के अंदर, और ज़माना कोई और था। आज के ज़माने में किसी को, मतलब मैं ये बात मानने को नहीं तैयार कि कोई उसका 1000वां हिस्सा भी कुछ कर सकता है। अगला सवाल सागर अग्रवाल का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, पूछ रहे हैं कि भारतीय मुसलमान इजराइल के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या ये मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के दृष्टिकोण से अलग है? देखिए, भारतीय मुसलमान भारतीय पहले हैं, तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी गलत सोच है कि ये फ़िलिस्तीन के मामला के ऊपर भारतीय मुसलमान वोट देते हैं। तो जैसे कि 1920 के दशक में ये खिलाफत मूवमेंट का भी एक शुरू हो गया था, तो ये भारत के मुसलमानों को कुछ खींचा जाता है इंटरनेशनल पैन इस्लामिक इश्यूज़ में। पर अब समय बदल रहा है, देश आगे चल रहा है, सबको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, तो मुझे लगता नहीं कि आज इतना बड़ा इमोशनल इशू है। हाँ, उनको लगेगा बुरा कि अगर वहाँ पे ज़्यादती हो रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ, और भी धर्म या एथनिसिटी के नाम पे तो हो रही है ना, उनको इसलिए तो नहीं हो रही कि कोई और भाषा ही बोलते हैं, इस पर हो रही है, धर्म के नाम पे हो रही है। एक तरफ जूस हैं,
एक तरफ मुस्लिम है, तो उससे एक आइडेंटिफिकेशन तो ज़रूर होती है, लेकिन उसमें वो लेवल तक इमोशनली सोचना जैसा कि मिडिल ईस्ट के मुसलमान सोचे, और मिडिल ईस्ट में भी सब नहीं सोचते हैं, जहाँ सोचते हैं उनके रिजीम्स हैं, उनको अपने इंटरेस्ट हैं, कोई चाहता नहीं कि हमारे यहाँ पे अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो। तो भारत के मुसलमान बहुत समझदार हैं, और ये जो हमारे राजनेता हैं जो कई बार मुसलमानों का नाम लगा के जैसे एक बार शुरू हो गए थे कि अरे नहीं न्यूक्लियर डील साइन नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। अरे भारत अगर न्यूक्लियर डील साइन कर रहा है, भारत को फ़ायदा हो रहा है, तो मुसलमान क्यों नाराज़ होंगे, वो भी खुश होंगे ना। और ये कहना कि मुसलमान इसलिए नाराज़ हो जाएंगे कि आप अमेरिका के साथ ये डील कर रहे हो, मुसलमानों को अमेरिका से क्या समस्या है। तो ये कई बातें हमारी राजनीति में, सुस्त राजनीति में, लेजी पॉलिटिक्स में हम घसीट लेते हैं। जी, अगला सवाल दिव्यांश गुप्ता का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। पूछे कि क्या इजरायली सरकार देश के लोकतंत्र की गिरती क्वालिटी और जुडिशियल शक्तियों पर अंकुश से सार्वजनिक बहस को भटकाने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए रूथलेस हो रही है, क्रूर हो रही है? क्या हमास का ये हमला उनकी सरकार के लिए बालाकोट मोमेंट के रूप में आया है जो नेतन्याहू की पोजीशन को और मजबूत करेगा? देखिए, एक मौका तो होता है राजनीति में, राजनीति बड़ा सिनिकल खेल है, क्योंकि नेतन्याहू इस समय वहाँ लोकप्रिय नहीं थे। जो पिछली ओपिनियन पोल्स वहाँ पे इजराइल में आई हैं 2-3, उनमें लग रहा था कि आज चुनाव हो गया तो वो हार जाएंगे, और पीछे हार भी चुके थे, सत्ता से बाहर भी रह चुके थे। तो अभी इजराइल में इस समय 4-5 तो ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो पिछले 2-3 साल में रहे हैं। उसमें बेनी गैंट्स हैं जो भी साझा सरकार में आ रहे हैं, नफ्ताली बेनेट है जो प्रधानमंत्री थे, अब वो दोबारा से जनरल थे रिटायर्ड, अब वो लड़ने चले गए हैं, आर्मी ज्वाइन कर ली है, ऐसे आर्मी ज्वाइन कर ली है। एक यायर लापिड है। तो ये बहुत वहाँ पे बहुत अस्थिर राजनीति रही है, कोई हारता है कोई जीतता है। तो उसमें ज़रूर ये लगेगा कि हाँ इस समय देश में खतरा है, तो हमें एक मजबूत आदमी चाहिए। नेतन्याहू बोल सकते हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं और बहुत राइट विंग माने जाते हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इवेंट देखें तो ये पुलवामा से कोई तुलना नहीं है, पुलवामा से ये बहुत गुना बड़ा इवेंट है। खास करके अगर आप सोचें कि इजराइल की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 1 करोड़ है, तो उस बेस के ऊपर इतना बड़ा इवेंट बहुत बड़ा लगता है। पुलवामा से बहुत बड़ा इवेंट है, और इसको बहुत इजरायली अपनी सरकार का फेलियर भी मानेंगे। जो इजराइल की फ़ौज है, आर्मी, उसके चीफ ने तो कल एक वक्तव्य भी दे दिया है कि हमें अफसोस है कि हम फेल हो गए, हम आपको बचा नहीं पाए। अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का है, हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन इजराइल के साथ वैसे ही अन्याय करता है जैसा कॉलोनियल ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान में विभाजित करके भारत के साथ किया था। वो बोल रहे हैं इजराइल एक लेजिटिमेट सेक्युलर स्टेट क्यों नहीं बन सकता जिसमें जूस और अरब दोनों शामिल हो, जूस और अरब दोनों के लिए समान नागरिकता हो, न कि केवल एक ज़ायनिस्ट स्टेट। देखिए, इजराइल तो अभी ये तो बात आप बहुत आइडियलिस्टिक कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो सारा फॉर्मुलेशन ही ज़ायनिस्ट है। लेकिन उसके अंदर भी जब वहाँ लेबर पार्टी पावर में थी बहुत दिन, तो उनका एक सेकुलर व्यू था, धर्म को बाहर रखा हुआ था। अब उसके बाद से आज कुछ ऐसा हाल हो गया है कि इजराइल में सारी पार्टीज डिफरेंट शेड्स ऑफ द राइट हैं। सब दक्षिणपंथी राइट विंग, रिलीजियस राइट विंग की पार्टीज हैं। कुछ इतनी राइट विंग है, कुछ इतनी राइट विंग है, कोई किसी के भी साथ मिल जाता है। और वहाँ पे जो सिस्टम है चुनाव का, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है इंडिया की तरह से। वहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। तो 120 की कनेसेट है उनकी, जो पार्लियामेंट है, तो उसमें 61 चाहिए। किसी की उसमें बड़ी से बड़ी पार्टी के 30-32 से ऊपर आते नहीं हैं, बाकी सब उसको जोड़ना पड़ता है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो उसमें हर तरह की आइडियोलॉजी के आदमी आते हैं। वहाँ पे एक अरब पार्टियाँ भी हैं कई, तो उनकी भी सीटें आती हैं, क्योंकि इजराइल की अपनी जो जनसंख्या है उसमें से 21% अरब है, वो अरबिक बोलते हैं। मुस्लिम भी मुस्लिम है, थोड़े बहुत क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, लेकिन वो इजरायली नागरिक है, वो फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियन नागरिक नहीं है। तो उनकी भी सीटें होती हैं। तो उसी पार्टी में एक्सट्रीम राइट विंग वाले जूइश पार्टी के भी होते हैं, और उसी सरकार में अरब भी होते हैं। तो ये बहुत ही वहाँ पे खिचड़ी सरकारें बनती है। शेखर, अगला सवाल आशुतोष बग्गा का है। वो पूछ रहे कि क्या आप मणिपुर की स्थिति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, वर्तमान स्टेटस क्या है? बोल रहे इसके अलावा अफगानिस्तान में भूकंप, हमने देखा कि भारत ने टर्की के साथ इस स्थिति के दौरान सहायता प्रदान की थी, फिलहाल अफगानिस्तान पर ऐसा कुछ नहीं सुना। देखिए, पहली बात तो ये कि मणिपुर में स्थिति अभी ठीक नहीं है। मणिपुर में वही बिल्कुल डिवीज़न है, कुकी अपनी तरफ है,
मेथी अपनी तरफ हैं। सरकार ने कुछ बड़ी अटपटी बातें करी हैं, जैसे कल एक ऑर्डर इशू कर दिया कि आपको कोई अगर वीडियो मिले या कोई ऐसी खबर मिले, फ़ोटो मिले कि किसी पर ज़्यादती हो रही है, तो आप उसको सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते, आप उसको अपने इलाके के एसपी के पास जाएं। तो ये तो उस इलाके में अगर ऐसी बातें होंगी तो जो बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, जैसे वो 2 महिलाओं के साथ हुआ था, तब तो कोई दिखाई नहीं पाएगा। ये तो एक तरह की सेंसरशिप है। हालांकि बहाना इसमें यह है कि हम ऐसी चीज़ रोकना चाहते हैं जिससे कि आग लग जाए यहाँ पे, लेकिन आग तो वहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि एक आबादी 53-54% है, एक आबादी 16% है, 16% वाली पहाड़ों में है, 53-54% वाली मैदान में है, घाटी में है, और सरकार एक तरह से वो 53-54% वालों की है। तो उसमें कोई सरकार की अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में भूकंप की बात है, अब देखें, थोड़ी अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान थोड़ा सा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। 2-3 हज़ार लोग मर गए, फिर भी बहुत कम उसकी बात हुई। अखबारों में भी कुछ पश्चिमी समाचार पत्रों में कुछ है, ज़्यादा नहीं है, पर कुछ तो है। एक समस्या वहाँ पे यह है कि अफ़गानिस्तान जाना, कुछ भी सप्लाईज लेके जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो तालिबान की सरकार के साथ हमारे कोई फॉर्मली रिलेशंस नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो सप्लाईज लेके जानी भी होती है, चाहे रिलीफ हो पाकिस्तान के ऊपर से, तो वो भी बहुत पेचीदा मसला होता है। कभी पाकिस्तान आपको अलाउ करता है, कभी नहीं करता है। दूसरी बात जो हुआ, ये हेरात के इलाके में हुआ, दूर अफ़गानिस्तान के, तो वहाँ पे किसका कितना कंट्रोल है, सारी बातें आ जाती हैं। और अगर आप सप्लाई ले भी जाएं तो वहाँ पे उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना अच्छा है कि उस सप्लाईज को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जितना मुझे पता है, मुझे लगता है कि सारी समस्याएं वहाँ पे हैं। शेखर, आज का आखिरी सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर का लूँगी। शिबी उन्नीथन हमें कई बार सवाल भेजते हैं, पूछ रहे हैं कि उनका सवाल जाति जनगणना पे है। बोल रहे हैं बिहार जाति जनगणना में जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने केवल हर जाति के लोगों की गिनती जानने की कोशिश की है, ये देखने का कोई प्रयास नहीं किया कि पिछले कुछ सालों में जातियों की स्थिति में कोई बदलाव आया है या नहीं। सजेस्टेड सेंसस में ये भी नहीं बताया गया कि क्या कुछ पिछड़ी जातियाँ आगे बढ़ गई हैं। वो बोल रहे हैं क्या ये देखने के लिए ऐसी स्टडी की आवश्यकता नहीं है कि क्या जाति आधारित आरक्षण ने समुदायों की मदद की है, और क्या इनमें से कुछ समुदायों को आरक्षण से बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे उनमें और ज़्यादा बैकवर्ड लोगों के लिए रास्ते खुल सके। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में किसी को जिसको एक बार कहीं बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल गया, उसको निकालना असंभव है, बहुत मुश्किल है। मतलब असंभव ही समझिए आप, क्योंकि कौन छोड़ना चाहेगा। यहाँ तो हर कोई डिमांड कर रहा है कि हमें भी उस कैटेगरी में डालें कहीं ना कहीं। जैसे मणिपुर में भी मेथी कि हमको ट्राइबल कैटेगरी में डालिए, जैसे राजस्थान में गुजर बोलेंगे हमको ट्राइबल कैटेगरी में डालिए, तो ये तो होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंने, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसका एक इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक भी उसके अंदर डिटेल हैं। वो डेटा कुछ समय के बाद बिहार सरकार रिलीज़ करेगी, तो देखते हैं जब वो डेटा आता है तो उसका मतलब क्या है। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।